नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सीनत सिद्दीकी। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां 3400 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे, साथ ही एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, राधा मोहन सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू के साथ ही सांसद विधायक भी मौजूद रहेंगे। ₹3400 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तकरीबन सुबह 7:15 बजे 7:15 के आसपास जो है प्रधानमंत्री विमान के जरिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उसके बाद वाहन उनका तैयार था और वो वहां से जो है निकल गए। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और पूरन सिंह रावत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है? देखिए, कल आपको याद होगा जीनत कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो एक तरीके से संसद में अंतिम जो भाषण था, प्रधानमंत्री एक तरीके से विदाई का सत्र था कल, तो वहां पर जिस तरीके की बातें हुई, ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है। यानी एक तरीके से कहना चाहिए कि अब चुनाव का एक तरीके से, हालांकि फॉर्मल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है, तो एक तरीके से बीजेपी चुनावी शंखनाद इस रैली के जरिए करने जा रही है। और विशेष बात यह है कि क्योंकि तराई का इलाका है और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ पूरा का पूरा इलाका है, तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मैसेज देने की कोशिश है इस रैली के जरिए। और विशेष तौर पर उत्तराखंड का जो तराई का इलाका है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं, और क्योंकि नैनीताल जो लोकसभा है वो बेहद अहम लोकसभा है और नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों को जोड़ करके एक बड़ी लोकसभा बनी हुई है, तो इसलिए इस पूरी की पूरी लोकसभा में एक प्रधानमंत्री की रैली, और जो पूरे देश में 300 रैलियां बीजेपी ने टारगेट की है प्रधानमंत्री की, उसमें से सबसे पहली रैली एक तरह से कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री की यहां पर हो रही है। और इस तरीके से जब प्रधानमंत्री यहां पर रैली कर रहे हैं, तो संभवतः उत्तराखंड में ये प्रधानमंत्री की एकमात्र रैली होगी। इसलिए बीजेपी का पूरे जो प्रदेश का संगठन है वो इस पर फोकस किए हुए है। कोशिश इस बात की है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें पहुंचेंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों का भी दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें पहुंचेंगे। और विशेष तौर पर किसानों के लिए जो समेकित किसान कल्याण योजना इसको नाम दिया गया है, और दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना इसको नाम दिया गया है। 2 योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ करने जाने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि तराई के किसानों को भी इससे फायदा मिलेगा और पहाड़ के किसानों को भी इससे फायदा मिलेगा, तो इसलिए ये पूरी की पूरी रैली बेहद अहम मानी जा रही है। ठीक, आपसे और बातचीत करेंगे। पूरन भी हमारे साथ है। पूरन सिंह रावत, अब ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। और देखिए, अमाउंट बहुत बड़ी है, 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का वो तोहफा देंगे, तो उस लिहाज से अब जब चुनाव सर पे होता है तो एक चश्मा चुनावी भी होता है कि यकीनन थोड़ा सा जो है इस चीज को भी कैश करने की कोशिश होगी। तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे देता हूं कि देहरादून की तर्ज पर तराई में भी मौसम ने करवट ली है और यहां भी बूंदाबांदी के साथ बरसात शुरू हो गई है। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि थोड़ा खलल पैदा हो सकती है प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि पहली बार रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी पिछले लोकसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ चुनाव प्रचार किया था, महारैली को संबोधित किया था और उसका नतीजे भी मिले थे, सियासी फायदा भी भाजपा को हुआ था। लोकसभा की जो दोनों सीटें हैं कुमाऊं की, उस पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा जो पिछला विधानसभा है, जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और उन्होंने जब यहाँ रुद्रपुर की इसी मैदान पर, जिस मैदान पर प्रस्तावित जनसभा आ जाए, इसी मैदान से उन्होंने महारैली को संबोधित किया था, तो उधम सिंह नगर जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। तो कुल मिला के भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग काफी उत्साह में है। प्रशासन ने पूरी तैयारी यहाँ पुख्ता की है। 1500 पुलिस और पीएसी के जवानों को यहाँ तैनात कर दिया गया है और साथ ही ट्रैफिक रूट भी पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है। व्यवस्थाएं पूरी चुस्त दुरुस्त है, मगर मौसम हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में थोड़ा विलंब कर सकता है, क्योंकि मौसम तराई का जो है वो खराब हो गया है और बूंदाबांदी के साथ बरसात शुरू हो गई है। ठीक, आपसे इस पे बातचीत करेंगे क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम है या नहीं। शैलेंद्र, एक चीज और जो जानना चाहेंगे हम इसमें कि पिछले दिनों अमित शाह भी आए थे और जो नगर निगम के चुनाव हुए उसके नतीजे
आप चाहे पार्टी जितनी बातें कर ले, लेकिन वैसे नहीं जैसी होने चाहिए थे, कम से कम बीजेपी की हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन, मतभेद, मनभेद, और देखते हैं कि टिकटों की दावेदारी जो है कुछ लोग पहले से ही कर रहे हैं कि वो सक्षम है, उन्हें उतारा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर किसी तरह की इनफाइटिंग ना हो और स्ट्रांगली आगे बढ़े, ऐसी कोशिश भी होगी। इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री ये संदेश तो देने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो पार्टी विद अ डिफरेंस की बात कही जाती है बीजेपी के अंदर, वो कम से कम यहाँ दिखाई दे और मंच पे भी वो चीजें दिखाई दें। इसलिए जितने भी मंत्री हैं उन सबको मंच पे जगह दी गई है। और विशेष बात, जो टिकट को लेकर के एक लड़ाई देखने को मिल रही है, विशेषकर लोकसभा सीट में, पौड़ी में और टिहरी में, ये 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें खासी टिकट को लेकर के जद्दोजहद है। इसके अलावा अल्मोड़ा में भी एक राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच में टिकट को लेकर के आपस में काफी ज्यादा रस्साकसी तेज है। और यहाँ स्थिति यहाँ तक है कि अगर केंद्रीय मंत्री अपने पोस्टर लगाते हैं तो राज्य मंत्री को नहीं शामिल करते हैं, और राज्य मंत्री अगर अपने पोस्टर कहीं लगा रहे हैं, चुनावी पोस्टर लगा रहे हैं या कोई किसी योजना से संबंधित पोस्टर लगा रहे हैं, तो उसमें केंद्रीय मंत्री का नाम, वो फोटो शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां लगभग हर जगह देखने को मिल रही हैं। और टिकट के दावेदार खुलकर, जैसे बीजेपी में ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन हमें देखने को मिला है, चाहे वो नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, टिहरी हो या फिर पौड़ी हो, हर नेता अपने लिए कहीं ना कहीं लॉबिंग में लगे हुए हैं। और जो सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है, कम से कम नैनीताल और पौड़ी सीट में थोड़ा सा वहां बदलाव हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हम 75 के पार बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में नेताओं को नहीं है। तो इसलिए निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ 1942 में पैदा हुए भगत सिंह कोश्यारी, नैनीताल के जो वर्तमान सांसद हैं, उनकी उम्र लगभग 77 साल हो चुकी है। और 1934 में पैदा हुए जो भुवन चंद खंडूरी हैं, सांसद हैं पौड़ी से, वो उनकी भी उम्र लगभग जो है 88 ईयर्स हो गई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी इन दोनों सीटों पर बदलाव का भी मन बना सकती है। इसलिए नए लोग अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं और दावेदारी खुलकर कर रहे हैं। लेकिन इस दावेदारी के बीच कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि भाई किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी में अलग अलग खेमेबंदी भी देखने को मिल रही है। और जो कांग्रेस से कुछ आए हुए लोग हैं पिछली विधानसभा में, वो लोग भी अब खुलकर दावेदारी करने लगे हैं कि नहीं, टिकट पर अब हमारा भी हक बनता है। तो इसलिए बीजेपी के भीतर एक बाहरी बीजेपी वाले जो यानी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, एक जो मूल बीजेपी वाले हैं यानी जो आरएसएस का कैडर है या फिर लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी एक खाई देखने को मिल रही है। तो प्रधानमंत्री की कोशिश ये रहेगी कि कम से कम इस रैली के जरिए ये संदेश दें कि बीजेपी यहाँ पर यूनाइट है और इसका लाभ जो है बीजेपी को मिले। इसीलिए सारे मंत्रियों को जगह दी गई है और विशेष तौर पे जो केंद्रीय योजनाएं हैं उन पर फोकस किया गया। अब ये भी देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते क्या हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। ठीक, और आपने बहुत अच्छी बात कही, उस पर भी जो है एक इंफॉर्मेशन जो है दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। पिछले दिनों इंदिरा हृदयेश का स्टेटमेंट आया था कि जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं वो सारे के सारे वापस आना चाहते हैं। अब वो लोग पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं और अगर किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिलती है तो क्या वापस आ जाएंगे, और फिर जो पहले से ही बीजेपी में है उनका भी हक बनता है, वो अपने तरीके से जो है अपनी बात रख रहे हैं। तो ये विवाद होगा और शायद इसको बैलेंस करने की कोशिश होगी। पूरन भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पूरन, ये भी उतना ही जरूरी है कि अगर मौसम का मिजाज बदला है, ये जहन में रहा हो गया, उस हिसाब से प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की जब हम बात करते हैं तो बहुत बिजी शेड्यूल, उसमें से वक्त निकालना और फिर पूरी कोशिश होती है कि उसको बेहतर तरीके से जो है उस वक्त को, उस पूरी प्लानिंग को यूटिलाइज किया जा सके। देखिए, पूरी तैयारियां प्रशासन ने की हैं और खास तौर पर राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो अशोक कुमार खुद इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खास तौर पे जो 31वीं वाहिनी पीएसी परिसर से लेकर जो कार्यक्रम स्थल तक प्रधानमंत्री का प्रस्तावित रूट है, वहां पर चप्पे चप्पर पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो पूरी तरह से पुख्ता कर लिए हैं। मगर थोड़ा सा बारिश की वजह से, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि थोड़ा खलल पैदा हुआ है, मगर ऐसा नहीं लगता है कि 2-3 घंटों में, अगले 2-3 घंटों में मौसम खुल जाएगा। और उसी तरह से उत्साह यहाँ के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो स्थानीय लोग हैं, उनमें दिखाई दे रहा है। तो ये माना जा सकता है कि आज जो है चुनावी जो विशाल महारैली है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जब संबोधित करेंगे तो एक तरह से उत्तराखंड में जो चुनावी प्रचार का जो है वो चुनावी प्रचार का और चुनावी संकनाद की जो है वो यहाँ से शुरुआत कर देंगे और निश्चित रूप से इसको कहीं ना कहीं भाजपा को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम आपसे अपडेट्स जो हैं वो लेते रहेंगे। इसे चुनावी शंखनाद के तौर पर जरूर देखा जा सकता है इस
महारैली को मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन फिर भी तैयारियां जो है वो की गई हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी की मैराथन बैठकों का दौर जारी है। प्रियंका आज सीतापुर, सलेमपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, मछलीशहर, जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, भदोही, अंबेडकर नगर, बलिया और मिश्रिख लोकसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 दिवसीय लखनऊ दौरे का समापन भी करेंगी। इससे पहले बुधवार को प्रियंका ने 13 लोकसभा क्षेत्रों से आए नेताओं से फीडबैक लिया। मैराथन मंथन के बाद प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय की लॉबी में आई और वहां मौजूद समर्थकों, कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 2019 की जंग पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हमें लक्ष्य दिया है कि एक ऐसी राजनीति का हम यहाँ पे निर्माण करें जिसमें सब भागीदार हो, जिसमें सब वर्गों, सब समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, और उसी के प्रति ये एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर हम इसको मजबूती से करें और ये लड़ाई जो 2019 की लड़ाई है इसको एकदम जी जान से लड़ें। तो एकदम जी जान से लड़ने की बात प्रियंका गांधी कह रही है। शिवानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। शिवानी, 2 चीजें जो है जानना चाहेंगे, आज का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है ये भी, और एक और चीज कि इन 4 दिनों में कांग्रेस की जब हम स्थिति को देखते हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं काडर के बीच में भी, आम लोगों के बीच में भी, तो क्या वाकई कुछ पायदान कांग्रेस ऊपर बढ़ी है? बिल्कुल जीनत, देखिए आज जिस तरह से आज के कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, हमने देखा कि कल भी देर रात तक लगभग 3 बजे तक बैठकों का ये दौर चला है और ये जो कार्यशैली है वो बिल्कुल इंदिरा गांधी की कार्यशैली है। लगातार जी जान से काम करने की जो बात की जा रही है, प्रियंका गांधी उसी शैली को अपना रही हैं। और आज भी 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, जो सीतापुर, मिश्रिख, जो नाम हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो प्रतिनिधि हैं आज वो प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। 1-to-1 बैठकें हो रही हैं, सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है जीनत। और ये बैठकें आज भी लंबी चल सकती हैं क्योंकि 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सबको बराबर वक्त दिया जाना है। और माना ये जा रहा है, कल जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कल यहाँ से रवाना होने से पहले ये दोनों ही नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें वो इन 3 दिनों में जो बैठकें हुई हैं उसके बारे में कुछ ब्रीफ कर सकते हैं मीडिया को, और आगे की जो रणनीति है उसके बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन जो आपका सवाल, दूसरा सवाल है कि कितना फर्क पड़ रहा है, तो फर्क हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है जीनत, क्योंकि अभी तक जो लोग अपनी बात रखना चाहते थे पार्टी के ऊपरी पायदान तक और पहुंच नहीं पाते थे, वो वाकई में उत्साहित हैं क्योंकि हर किसी को वक्त दे रही हैं प्रियंका गांधी और सभी लोग आ रहे हैं इसीलिए और अपनी नेता से सीधे बात कर रहे हैं। तो वाकई में एक उत्साह जरूर है, उसका फर्क भी हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। तो कांग्रेस जो है हमें कहें कि स्टेप बाय स्टेप बढ़कर वाकई आगे बढ़ रही है। इन दिनों कांग्रेसी, खासकर यूपी के कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी में नेतृत्व के साथ यूपी में सफल होने वाला मंत्र ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है? रिपोर्ट देखिए आप। क्या यूपी में बजेगा प्रियंका का डंका, या फिर ये महज है सियासी आशंका? कहते हैं कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता यूपी से तय होता है। कांग्रेस ने यूपी में सत्ता वापसी और केंद्र में काबिज होने के सपनों को प्रियंका गांधी से जोड़ दिया। प्रियंका पदभार संभालने के बाद फ्रंट फुट पर खेलने के ख्याल से यूपी के दौरे पर है। समर्थक उनमें उनकी दादी यानी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की करिश्माई छवि भी देखते हैं। इसके बावजूद यूपी की सियासी परिस्थितियां ये साफ बताती हैं कि प्रियंका गांधी के लिए यूपी में मिशन 2019 आसान नहीं। अब आइए इन सारी सियासी परिस्थितियों को कुछ यूं समझते हैं। 1984 में कांग्रेस यूपी की सिर्फ 2 सीटें हारी थी, लेकिन 2014 में सिर्फ मां भाई जीते। दरअसल 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट हारने वाली पार्टी के लिए यूपी 29 सालों से पूरी तरह बंजर बना हुआ है। वर्तमान में भी पार्टी के लिए सियासी सूखा पड़ा नजर आ रहा है। पार्टी के मात्र 2 सांसद हैं, प्रियंका की मां सोनिया गांधी और दूसरे हैं भाई राहुल गांधी। अब जरा गौर फरमाइए प्रदेश की सत्ता पर। 403 सदस्यों वाली प्रदेश विधानसभा में पार्टी के सिर्फ 7 विधायक जीते हैं।
100 सदस्यीय परिषद में कांग्रेस का केवल 1 सदस्य। अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रियंका के लिए प्रदेश की राजनीतिक जमीन कितनी पथरीली है। मतदाताओं के समर्थन के लिहाज से देखें तो पार्टी 2014 में 2 सीटों पर सिमट गई और वोट शेयर 7.5% तक सीमित हो गया। 2017 में मात्र 6.25% वोटों से ही पार्टी को संतोष करना पड़ा। यानी विधानसभा चुनाव में राहुल का अखिलेश के साथ साइकिल की सवारी भी जनता को पसंद नहीं आई। सीटों के साथ वोट प्रतिशत भी गिर गए। इधर प्रियंका को न सिर्फ केंद्र व प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा जैसी पार्टी से तगड़ी चुनौती मिलेगी, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव उनकी राह में और मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब सियासी माया को अपने राजनीतिक लक्ष्य से जोड़ लिया। प्रियंका को पार्टी की पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की जमीनी कमजोरी का अंदाजा है। उन्हें पता है कि प्रदेश के 75 जिलों में से 70 में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। तो इस तरह लोकसभा सदस्यों की बात करें तो अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में पत्ता साफ है। और इसीलिए ये तस्वीर भी साफ है कि प्रियंका को यूपी में कांग्रेस को खड़ा करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। का बात करते हैं यूपी में जारी बोर्ड परीक्षा की। आज पहली पाली में हाई स्कूल में इंग्लिश की परीक्षा हो रही है, तो वहीं दूसरी पाली में इंटर में अकाउंट्स की परीक्षा होगी। शाम की पाली में इंटर गृह विज्ञान की परीक्षा भी होनी है। प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखा जाए और नकल विहीन परीक्षा हो। वहीं यूपी बोर्ड एग्जाम छोड़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या एक बार फिर से तेजी से बढ़ रही है। शुरुआती 4 परीक्षाओं में ही 4.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम से किनारा कर लिया। शैलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेश, ये बात ठीक है कि प्रॉपर तैयारियां की हुई हैं और कोशिश है कि नकल ना हो और बेस्ट तरीके से चीजें हो जाए, लेकिन 4.5 लाख स्टूडेंट्स नहीं दे रहे हैं एग्जाम और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। ये बहुत शेमफुल है। निश्चित रूप से जीनत, अगर हम पिछले साल से तुलना करते हैं 2018 के मुकाबले इस साल 2019 की बोर्ड परीक्षा में पहले ही करीब 9,15,000 छात्र छात्राएं जो थे वो कम हो गए थे। इसके बाद विभाग ने और खुद डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये कहा कि जो नकल करके पास होने की उम्मीद रखते थे उन लोगों ने इस बार परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है। इसी वजह से सिर्फ वही छात्र छात्राएं इस बार परीक्षा में बैठ रहे हैं जो वाकई में मेहनत करके पास होते हैं। ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार जो एब्सेंटीज होंगे उनकी संख्या में इसकी वजह से कमी आएगी। तो लेकिन फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं, अभी 4 दिन की परीक्षा हुई, आज 5वां दिन है। 4 दिन की परीक्षा के जो आंकड़े माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए उसमें 4,66,000 के करीब जो छात्र छात्राएं हैं वो एब्सेंट हो चुके हैं। वहीं जब हमने इस बारे में अधिकारियों से बात की जो बोर्ड परीक्षा से जुड़े, तो उन्होंने साफ कहा कि इस बार 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं, तो निश्चित रूप से सख्ती और ज्यादा बढ़ाई गई है। कुछ छात्र छात्राओं को जो उम्मीद थी कि शायद वो नकल करके पास हो पाएंगे, उनकी जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिर गया और उनको भी ये लगा कि शायद अब वो परीक्षा में नकल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने परीक्षा में बैठने की जगह पहले ही किनारा कर लिया है। वहीं हमने कुछ और लोगों से भी बात की इस बारे में, जो छात्र छात्राएं थे उनसे भी हमने चर्चा की इन 4 दिनों की परीक्षा के दौरान, तो उन्होंने भी ये बात कही। वो हालांकि खुश नजर आए जो परीक्षा देने वाले, उनका ये कहना है कि जो नकल के भरोसे पास होते थे उनकी वजह से मेहनत करने वालों को नुकसान होता था, तो उनके गायब होने की वजह से अब बाकी छात्र छात्राओं को काफी फायदा होगा। ठीक शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये तर्क इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं नजर आता कि जो नकल मारने वाले बच्चे थे वो डर गए, उन्होंने जो है अपने कदम पीछे खींच लिया। अगर टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया होता, टाइम पर फैसिलिटीज मिलती, तो वो बच्चे भी एग्जाम जरूर देते। इसे इस तरह के फेलियर के तौर पर भी लिया जा सकता है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।